हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ बैटमैन केप क्रूसेडर की सीजन 1 के एपिसोड 1 to 5 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत हमें एक बिल्डिंग की एक्सप्लोजन से दिखाई जाती है, जो बिल्डिंग रूपर्ट थ्रॉन नाम के करप्ट बिजनेसमैन साथ ही गॉथम के क्राइम बॉस की है। और जैसे ही बैटमैन इन्वेस्टिगेशन के लिए अपने स्टेप्स आगे बढ़ाता है तो उसे पता चलता है कि एक अननोन राइवल जो कि थ्रॉन की ही गैंग का है, वो उसे चालाकी कर चुका है। साथ ही उसकी इन्फॉर्मेशन भी लीक हो रही है, वो भी थ्रॉन के शैडो कंपनीज की, जिसकी मदद से ही थ्रॉन अपने इन सारे क्राइम्स को चला रहा है। और जब ये सारे केसेस बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं तो हमें गॉथम के की प्लेयर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि डीए हार्विन डेन है। और साथ ही कमिश्नर जेम्स गॉर्डन, जिसके साथ साथ एक प्राइवेट लॉयर बारबरा गॉर्डन को भी। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि सिटी का रिचेस्ट मैन ब्रूस वेन भी हमें दिखाया जाता है, जिसके साथ साथ एपिसोड की ही शुरुआत से हमें पता चलता है कि अभी तक किसी को बैटमैन के बारे में पता नहीं। हालांकि उन सभी ने कुछ स्टोरीज और रूमर सुने हैं कि रात के अंधेरे में कोई क्रिमिनल को अक्सर मार गिराता है, और उस वजह से हमें पता चलता है कि ब्रूस वेन ने अभी अभी निर्णय बनाया है जुर्म और करप्शन से लड़ने के लिए। साथ ही हमें ये भी पता चल जाता है कि थ्रॉन का राइवल और कोई नहीं बल्कि ऑसवाल्डा कॉब्लपॉट है, जिसे लोग पेंगुइन भी कहते हैं। यानी कि वही थ्रॉन की टीम में एक ऐसी है जिसने उसके साथ गद्दारी की है, जिस वजह से उसने काफी डैमेज दिया है, वो भी मॉबस्टर बिजनेस को। लेकिन थ्रॉन भी पीछे नहीं, क्योंकि उसे फाइनली पता चल चुका है कि गद्दार कौन है, जो उससे अपना रिवेंज लेता है, वो भी ठीक उसी की ही टेक्टिक की मदद से। जिस वजह से ऑसवाल्डा को ऐसा लगता है कि उसके 2 बेटों में से एक बेटे ने उसके साथ गद्दारी की है और वो थ्रॉन के साथ मिल चुका है, जिस वजह से वो अपने यंगर बेटे को, जो उसका फेवरेट भी था, उसे मार गिराती है। पर अनफॉर्चुनेटली वो उसका छोटा बेटा नहीं बल्कि बड़ा बेटा एरॉन होता है, जिसने अपनी माँ को धोखा दिया है। और अब उसे ये डर लग रहा है कि उसका सीक्रेट सभी लोगों के सामने ओपन ना हो जाए, जिस वजह से वो जल्द से जल्द पहले तो थ्रोन से हेल्प लेता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो उसकी कोई भी हेल्प नहीं करता, जिस वजह से वो पुलिस प्रोटेक्शन में चला जाता है, जहां एरॉन गॉर्डन को ये रिवील करता है कि उसकी मॉम ने मिलिट्री ग्रेड का लॉन्ग रेंज कैनॉन बाय किया है, जिसे उसने अपने क्रूज यानी कि आइसबर्ग लॉज पर लगाया है, और उसकी मदद से वो गौतम में किसी भी बिल्डिंग को उड़ा सकती है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उसने उस कैनॉन की मदद से थ्रॉन की काफी सारी बिल्डिंगों को खत्म किया है। और अब एरॉन को ऐसा लग रहा है कि उसकी मॉम पुलिस स्टेशन को भी उड़ा देगी ताकि वो उसे पनिश कर सके। और हम देख पाते हैं कि एरॉन का शक गलत नहीं था, क्योंकि ओसेल्डा को अपने बेटे के इंटेंशंस के बारे में पता चल जाता है और उसे खत्म करने के लिए वो पुलिस स्टेशन को निशाना बनाना शुरू कर देती है। पर अनफॉर्चुनेटली उस सिचुएशन पर बैटमैन इंटरप्ट कर देता है, जो उस पुलिस बिल्डिंग को पूरी तरह से बचाने की कोशिश कर रहा है। पर अनफॉर्चुनेटली बैटमैन उसे रोक नहीं पाता और ऑसवाल्डा उस लीवर को पुल कर देती है, जिस वजह से गौतम का पुलिस स्टेशन पूरी तरह उड़ जाता है। पर लकीली बिल्डिंग से सभी लोगों को गॉर्डन और उसकी बेटी निकालने में कामयाब होते हैं। साथ ही हमें एपिसोड में ये तो नहीं बताया गया कि ऑसवाल्डा के साथ क्या हुआ, पर शायद उसकी बेटी की बयान के कारण उसे अरेस्ट कर लिया गया होगा, जो चीज हमें बैटमैन भी कंफर्म करता है, क्योंकि उसे ये रियलाइज हो जाता है कि ऑसवाल्डा के रहते सिटी में एक बैलेंस मेंटेन था, क्योंकि उसने थ्रॉन की इलीगल एक्टिविटीज पर अपनी नजर गड़ाई हुई थी, जिस वजह से थ्रॉन थोड़ा शांत बैठा था। लेकिन ऑसवाल्डा अब जबकि सलाखों के पीछे है, तो उस वजह से थ्रॉन और स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जिसके बाद सेकंड एपिसोड की शुरुआत हमें एक एक्ट्रेस की किडनैपिंग से दिखाई जाती है, जिसका नाम फ्रांसिस है, जिसने हाल फिलहाल में ही एक न्यू फिल्म स्टार्ट की थी, वो भी मोनोस्कोप पिक्चर के साथ, जिस मूवी में कुछ वर्सेटाइल एक्टर्स भी शामिल हैं, जिनका नाम बेसिल कार्लो है। पर जल्द ही वो फ्रांसिस की किडनैपिंग में एक प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है, वो भी डिटेक्टिव रेनी मोंटोया से मिलने
मिलने के बाद, जो इस केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और उसी के साथ पूरे एपिसोड से हमें इतना तो पता चलता है कि कमिश्नर गॉर्डन इस बात से अच्छे से वाकिफ है कि उसके डिपार्टमेंट में कुछ करप्ट ऑफिसर्स मौजूद है जिन्होंने अपना मॉरल पैसों के लिए बेच दिया है, यानी कि ईमान, जिस वजह से ही उसने अपना पूरा फेथ रेनी यानी कि मोंटेया पे डाला है, जिसने हाल फिलहाल में ही अपना करियर शुरू किया है। और जब रेनी कुछ क्लूज ढूंढना शुरू करती है अपने लीगल चैनल्स की मदद से, तो वही हम बैटमैन को देख पाते हैं जिसने अपनी अलग ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, जिसकी नजर एक क्ली मैन पर पड़ती है जो कार्लोस के घर से बाहर निकला है, जो शख्स और कोई नहीं बल्कि बेसिल कार्लो खुद ही है, जो फिलहाल तो खुद की फेक डेथ दिखा चुका है और साथ ही फ्रांसिस से उसे रिवेंज चाहिए, क्योंकि फ्रांसिस ने उसे शेम किया था ये कहते हुए कि उसके फेस लुक के कारण उसे कोई भी एक एक्टर नहीं बनाना चाहता, जिस कारण ही वो आज तक विलन बनता आया है। जिस वजह से ही उसकी मुलाकात एक कॉन मैन से हुई जिसका नाम जैक हिलमैन है, जो स्टूडियो में मेकअप आर्टिस्ट का काम करता था। साथ ही जैक ने एक मिरेकल सीरम डेवलप कर लिया था जिसकी मदद से कार्लो कुछ भी बन सकता था, यानी कि वो अपने फेस को चेंज कर सकता था और साथ ही बॉडी को मानो जैसे वो कोई क्ले मॉडल हो, जिसकी मदद से कार्लो ने फ्रांसिस को पाने की कोशिश की, पर फ्रांसिस ने उसे मना कर दिया और उस वजह से वो उससे बदला चाहता है। साथ ही उसने उसी फॉर्मूले को यानी कि उसी सीरम को इस्तेमाल करते हुए पहले तो जैक को खत्म किया और उसे कार्लो जैसा बना दिया, ताकि दुनिया वालों को ऐसा लगे कि कार्लो की डेथ हो चुकी है और वो अपनी लाइफ एक नई आइडेंटिटी और एक नए फेस के साथ शुरू कर सकी। जिस बारे में जैसे ही रेने को पता चलता है कि इन सारी चीजों के पीछे जैक था, तो वो उसे इंटेरोगेट करने के लिए पहुंचती है, पर अनफॉर्चुनेटली उसकी लैब में पहुंचते ही उसे पता चलता है कि वो जैक नहीं बल्कि कार्लो है, जिसने जैक की आइडेंटिटी ले ली थी। पर तब तक काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि कार्लो ऑलरेडी उस पर अटैक कर उसे बंदी बना लेता है। साथ ही कार्लो उसे ठीक उसी जगह ले जाता है जहाँ उसने फ्रांसिस को लॉक कर रखा है, जिसके साथ साथ वो उन दोनों को ये भी बताता है कि उसे इसकी ये नई लाइफ काफी पसंद आ रही है, क्योंकि जो चीज वो हमेशा से करता आया है एज अ विलन, वो भी मूवी में वो उसे असल लाइफ में करने में काफी मजा आने लगा है। जिसके साथ साथ उसने ये भी प्लान कर लिया है कि वो रेनी और फ्रांसिस दोनों को ही खत्म करेगा, पर वो ऐसा कुछ करे उससे पहले ही हम देख पाते हैं कि बैटमैन उस सिचुएशन और साथ ही उस लोकेशन पर आ पहुंचता है जिसने रेनी के कोट पर एक डिवाइस लगा दिया था, वो भी तब जब वो उसे इंटेरोगेट फ्रांसिस के बारे में कर रही थी, क्योंकि लास्ट मुलाकात फ्रांसिस की बैटमैन से ही हुई थी। और जब बैटमैन उन सारी सिचुएशन को क्लियर कर देता है तो उस सिचुएशन पर अर्नोल्ड फ्लैश साथ ही हार्वी बुलॉक भी आ पहुंचते हैं, जो कार्लो को अरेस्ट कर लेते हैं, जिसे ऑलरेडी बैटमैन ने नॉकआउट कर दिया है। जिसके बाद पड़ी तीसरे एपिसोड की तरफ, तो ये एपिसोड उन लोगों के लिए थोड़ा फेमिलियर होगा जिन्होंने मैट रीव्स की द बैटमैन देखी है, क्योंकि इस एपिसोड में उन्हें सेलिना काइल और थोड़ी बहुत उनकी फैमिली के बारे में बताया गया है, यानी कि उनके अर्ली स्टेज के बारे में, जहां हम देख पाते हैं कि सेलिना अपने फादर के अरेस्ट के चलते काफी ज्यादा कर्ज में डूब चुकी है, जिस वजह से ही वो चोरियां करना शुरू कर देती है, वो भी ग्रैंड पार्टीज में, ताकि वो अपनी जिंदगी काट सके। और इतना ही नहीं बल्कि हम ये भी देख पाते हैं कि सेलिना को बिल्लियों से काफी ज्यादा प्यार है, जिस वजह से वो हर दूसरे दिन अपने घर में कोई दूसरी कैट ले आती है। साथ ही वो अपनी एक कैट टेकर, जिसे हम बटलर भी कह सकते हैं, ग्रेटा, उसके साथ अपने घर में रहती है, जहाँ हमें ये भी पता चलता है कि उसने ग्रेटा को पे नहीं किया है, वो भी काफी टाइम से, पर फिर भी ग्रेटा उसके लिए काम कर रही है, वो भी पूरी लॉयल्टी और उसके फादर की रिस्पेक्ट के चलते। जिसके साथ साथ हम स्टार्ट में देख पाते हैं कि काइल जब न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है तो उसे मास विजिलेंटिस के बारे में पता चलता है, जो और कोई नहीं बल्कि बैटमैन है, जिससे वो काफी इंस्पायर्ड होती है और इस कारण वो खुद के लिए एक सूट सिल लेती है और रात के वक्त फिर से चोरियां करने के लिए निकलती है। और वहाँ उसका सामना बैटमैन से हो जाता है, जो पुलिस वालों से आसानी से बच तो निकली थी, पर अनफॉर्चुनेटली बैटमैन का सामना होते ही वो उसे अरेस्ट करवा देता है। पर अनफॉर्चुनेटली दूसरे दिन जज उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास पुख्ता सबूत नहीं, जिस कारण ही बैटमैन ये डिसाइड करता है कि अब जब भी काइल चोरी करेगी तो वो अपने साथ एक फोटोग्राफर ले जाएगा, जिसका नाम ओब्रेन है, जो गौतम गैजेट के लिए काम किया करता है, ताकि फाइनली काइल को पनिशमेंट मिल सके। और हम देख पाते हैं कि जब काइल चोरी पर निकली होती है तो उसी दौरान हम करप्ट पुलिस ऑफिसर फ्लैश और बुलॉक को सिचुएशन पर पहुंचता हुआ देख सकते हैं, जो काइल को शूट ही कर रहे थे, पर अनफॉर्चुनेटली उसे बचाते हुए बैटमैन आ पहुंचता है
जो उन दोनों को उसे मारने से रोकने में कामयाब होता है और उन्हें काफी अच्छा सबक सिखाता है। जिन सारे सिनेरियोस को ओब्रायन क्लिक कर लेता है, जिसके बाद वो उसे न्यूज़पेपर में भी रिलीज कर देता है और उस वजह से सभी लोगों को बैटमैन के बारे में पता तो चलता है, लेकिन अब वो कानून की नजर में एक मुजरिम है क्योंकि उसने पुलिस वालों पर हाथ उठाया है। लेकिन थर्ड एपिसोड में हमें ब्रूस वेन के चाइल्डहुड ट्रॉमा को भी दिखाया गया है, यानी कि उसके मॉम डैड की डेथ के उस इंसिडेंट को, वो भी एपिसोड के स्टार्ट में ही, जब हम देख पाते हैं कि ब्रूस वेन एक रिपोर्टर को पंच कर देता है क्योंकि वो उसकी मरी हुई माँ के बारे में अच्छे शब्द नहीं बोल रहा था, जिस वजह से उस पर असॉल्ट के चार्जेस लग जाते हैं। पर ब्रूस का लॉयर उसे अरेस्ट होने नहीं देता, पर सारे चार्जेस उस पर से हटने के लिए उसे कुछ समय तक साइकेट्रिस्ट के पास जाना होगा, जो और कोई नहीं डॉक्टर हार्लीन क्विंसल है, जो वो करता भी है और उस कारण ही हमें उसके पास के कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं। जिसके बाद चौथे एपिसोड में हम देख पाते हैं कि फोर्थ एपिसोड पूरी तरह उस लीक हुई फोटो के बात पर डिपेंड करती है, यानी कि बैटमैन सभी लोगों की नजर में अब एक क्रिमिनल बन चुका है, जिस वजह से वो न्यूज और जनरल पब्लिक के बीच में काफी फेमस हो चुका है। और साथ ही गॉथम के मेयर ने गॉर्डन को फोर्स किया हुआ है ताकि वो इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले सके और जल्द से जल्द बैटमैन को सलाखों के वो पीछे देखना चाहता है। पर अनफॉर्चुनेटली काफी अटेम्प्ट्स के बाद भी वो लोग बैट को पकड़ नहीं पाते, जिस वजह से फ्लैश और बुलक ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक साइको प्रिजनर फायरबग को उसके जेल से आजाद करेंगे ताकि वो लोग उसकी मदद से बैटमैन को पकड़ पाए। पर अनफॉर्चुनेटली उनका ये प्लान उन पर ही बैकफायर कर जाता है क्योंकि फायरबग एक पूरी बिल्डिंग जला देता है, जिस वजह से बैटमैन और गॉर्डन बिल्डिंगों में रह रहे लोगों को बचाने में लग जाते हैं और फ्लैश और बुलक अपनी इन सारी गलतियों को छुपाने के लिए फायरबग को शूट कर बिल्डिंग से नीचे फेंक देते हैं ताकि वो उनके खिलाफ कुछ बोले ना। पर गॉर्डन को उनकी सच्चाई के बारे में पता है, पर अनफॉर्चुनेटली अब वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि जब से उन लोगों की पिक्चर न्यूज़पेपर में छपी है कि उन लोगों ने फायरबग को मार गिराया, तब से ही मेयर ने उन दोनों पर भरोसा कर बैटमैन का केस उन लोगों के हाथ में दे दिया है। जिसके बाद बड़ी पांचवे एपिसोड की तरफ, जिसकी शुरुआत हमें हार्लीन क्विंसल से दिखाई जाती है, जो प्रीवियस एपिसोड में ब्रूस वेन को साइकेट्रिक अटेंशन दे रही थी, तो हम उसे इस एपिसोड में गॉथम की हार्ली क्वीन की विलन के रोल में देख पाते हैं। यानी कि जैसा कि मैंने बताया ही आप लोगों को कि हार्लीन क्वीन एक साइकेट्रिस्ट है, जिस वजह से सिटी के सभी बिलियनर लोग ट्रीटमेंट के लिए अक्सर उसके पास आते रहते हैं। जिस मौके का उसने फायदा उठाया और उन सभी को उसने हिप्नोटाइज किया ताकि वो उन्हें फोर्स कर सके उनकी संपत्ति दान में देने में, क्योंकि उसे उन लोगों से घिन आने लगी थी और साथ ही वो लोग कभी अपनी गलतियां मानते नहीं थे। जिसके साथ साथ हार्ली क्विन ने कुछ ए लिस्टेड पेशेंट को अपने स्पेशल प्रिजन में कैद रखा है, वो भी विलियम हेस्टिंग मेंशन में, जिसके साथ साथ उसने हर एक के लिए अलग अलग स्पेशल पनिशमेंट डिजाइन की है ताकि उससे उन लोगों को वही पेन हो और साथ ही वो लोग वैसा ही सफर करे जैसा आम लोग आज तक करते आए हैं, जिससे शायद उनका फ्यूचर अच्छा हो सके या फिर खराब भी, क्योंकि पता नहीं कब वो लोग वहाँ से भाग कर निकलेंगे। और वही बात करें बैटमैन की, तो वो इन चीजों पे इन्वेस्टिगेट कर रहा था क्योंकि फ्लेचर डेमिंग नाम के एक बिलियनर ने रिसेंट ने अपनी सारी संपत्ति वेट साइड चैरिटी वालों को दे दी थी, जिसके साथ साथ वो अपना माइंड लॉस कर बैठा था, जो खुद को एक इजिप्शियन फेरॉन बता रहा था। जैसे डेमिंग की ऑफिस में एक चेकबुक मिली थी जिसके अंदर उसने काफी बार डॉक्टर क्विंसल को पे किया था, जिस वजह से ही बैटमैन ये फिगर आउट कर पाया कि उसकी स्वीट टॉकिंग साइकेट्रिस्ट के साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम है और साथ ही वो कुछ चीजें छुपा रही है। और इन्हीं सारी चीजों के बीच हम देख पाते हैं कि क्विंसल रेने मोन्टेया के साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट कर चुकी थी, पर वो लोग अपनी फ्यूचर डेट प्लान कर सके उससे पहले ही क्विंसल की बेस्ट फ्रेंड बारबरा उसके सीक्रेट के बारे में जान जाती है और साथ ही उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी के बारे में भी, जैसे कुछ लोगों को स्पेशल प्रिजन में कैद कर रखा है, जिस वजह से वो उसे कन्फ्रंट करती है। पर उससे पहले बैटमैन उसका सामना करने के लिए जाता है, जहाँ उसका सामना क्विंसल से तो होता है, पर अनफॉर्चुनेटली उन सभी बिलियनर से भी जो क्विंसल के कहने पर उसे मारने पर उतर आए हैं। साथ ही उस वजह से वो बैटमैन को कैद करने में कामयाब होती है और शायद उसे बैटमैन की यानी कि ब्रूस की रियल आइडेंटिटी के बारे में पता है, पर फिलहाल उसने उसे गैस चेम्बर में कैप्चर कर लिया है और उसे मरने के लिए वही छोड़ दिया है। लेकिन क्विंसल को जैसे ही पता चलता है कि बारबरा भी उसी
उसी सेम मेंशन में है जिसे वो उड़ाने वाली है। तो वो वापस मेंशन में रिटर्न आती है ताकि वो बारबरा को बचा पाए, और वो करे उससे पहले ही बिल्डिंग एक्सप्लोड हो जाती है और बारबरा क्विंजल को एक क्लिफ पर पकड़कर खड़ी होती है, पर अनफॉर्चुनेटली वो उसका हाथ छोड़ देती है, यही कहते हुए कि उसे असाइलम और साथ ही अरेस्ट नहीं होना है। साथ ही बैटमैन बारबरा की जिंदगी बचा लेता है और वहाँ से क्विंजल, जैसा कि मैंने बताया ही, पानी में कहीं गायब हो जाती है। पर कुछ समय बाद वो रेनी से कांटेक्ट करती है और उसे बताती है कि वो उससे मिलने नहीं आ पाएगी क्योंकि वो सिटी से बाहर मूव हो चुकी है, यानी कि क्विंजल या फिर हार्ली क्विन कहे तो शायद हमें नेक्स्ट सीजन में दिख सके। वेल तो बस इस वीडियो में इतना ही। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टार मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।